नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार सीधा आप देख रहे हैं कोलकाता से और इस वक्त मैं मौजूद हूं उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जहां 9 अगस्त से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। इस घटना के बाद पूरे देश भर में आंदोलन हुए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लगातार डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सबको उम्मीद इस बात की है कि फिर से कोई डॉक्टर बिटिया जैसा शिकार ना हो जाए, फिर से किसी भी बिटिया के साथ ऐसा गुनाह ना हो जैसा पश्चिम बंगाल के इस अस्पताल में हुआ है। लगातार मांग की जा रही है कि रेपिस्टों को फांसी दी जाए, जल्द से जल्द सजा का ऐलान किया जाए, डॉक्टर बिटिया के गुनहगारों का पर्दाफाश हो जाए। लेकिन देखिए, अभी ये आंदोलन चल ही रहे हैं। अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दर्द खत्म भी नहीं हुआ है कि पश्चिम बंगाल से कुछ और घटनाएं सामने आने लगी हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अपराध नॉन स्टॉप जारी है। बंगाल में डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों सड़कों पर हैं। डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े स्लोगन्स लिखकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभया को इंसाफ दिया जाए, अभया को इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं, ये अगर आपको जानना है तो आपको बीजेपी नेता अमित मालवीय का ये ट्वीट देखना होगा, जिसमें उन्होंने एक के बाद एक आज 4 घटनाओं का पश्चिम बंगाल से जिक्र किया है। हैरानी की बात यह है कि एक घटना अस्पताल से सामने आई है जहां एक नर्स के साथ छेड़खानी का मामला, मोलेस्टेशन का मामला सामने आया है। आपको जानकारी दे दें कि अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए 4 अलग अलग वारदातों की डिटेल शेयर की है। बीरभूम के एक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली नर्स के साथ शेख अब्बासुद्दीन नाम के शख्स ने छेड़खानी की। आरोपी ने नर्स के प्राइवेट पार्ट को छुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती था। जब नर्स आरोपी के पास पहुंची तो उसने नर्स के साथ छेड़खानी की है। तो एक मामला अस्पताल से सामने आया है और अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, नो प्रोटेक्शन नो ड्यूटी, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी, ऐसे नारे लगातार डॉक्टर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं, ऐसे स्लोगन लगातार डॉक्टर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि अब हम अपने अस्पतालों में सुरक्षित नहीं हैं। जब तक उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है तब तक वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इस बीच एक और घटना सामने आने के बाद ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। जो दूसरा मामला अमित मालवीय की तरफ से प्रकाश में लाया गया है वो नादिया जिले का है, जिसमें बताया गया है कि बंगाल के नादिया के कृष्णागंज में नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई है। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में नॉर्थ 24 परगना की वारदात को भी शेयर किया है, जहां टीएमसी के एक पंचायत सदस्य पर क्लास 2 में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। वहीं हावड़ा के सदर अस्पताल में कल रात एक लड़की के साथ सिटी स्कैनर रूम में यौन उत्पीड़न हुआ है। अमित मालवीय ने लिखा है कि ममता बनर्जी महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो ये मांग बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले की आग अभी शांत नहीं हुई है। अभी तक इंसाफ बिटिया को नहीं मिल पाया है। सड़कों पर अभी भी संघर्ष जारी है, जमकर सियासत भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल से 4 नई वारदातें सामने आने के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? अस्पतालों में जहां पर काम करने के लिए बिटिया आती हैं, अगर वो वहां पर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कैसे पढ़ेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी बिटिया? ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त पूरे देश के सामने है। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस जगह पर लगातार आज 23वां दिन आप कह सकते हैं लगातार प्रोटेस्ट जारी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है प्रोटेस्टर्स की जो संख्या है वो बढ़ती है। अभया की तस्वीर के सामने मोमबत्ती लगाई जाती है और इस बात की उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल पाएगा। ये इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई है कि आप अंदाजा लगाइए कि एक के बाद एक चौथी जो घटना है, 4 जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ चुकी हैं, जिससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या है पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम और क्यों एक के बाद एक बेटियां पश्चिम बंगाल में शिकार बनती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, हम आपको लगातार बता भी रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पर लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े स्लोगन, डॉक्टर बिटिया की एक प्रति आपको नजर आ जाएगी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई डॉक्टर बिटिया आपको नजर आ जाएगी। तो ये मांग पश्चिम बंगाल में उठाई जा रही है, लेकिन इसी पश्चिम बंगाल में अभी भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अमित मालवीय
के एक पोस्ट ने एक बार फिर से कई सवालों को जन्म दे दिया है और यहाँ बैठे लोगों के जहन में भी जाहिर सी बात है कि वो सवाल लगातार दौड़ेंगे, वो सवाल लगातार कौंधेंगे और वो सवाल यही है कि क्या ये इंसाफ की लड़ाई अभी भी अधूरी है? क्या डॉक्टर्स जो अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनकी लड़ाई अभी भी नाकाफी है? जो अभी एक बेटी को तो इंसाफ मिल नहीं पाया, दूसरी बिटिया के साथ भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, कोलकाता में जो हुआ उसके बाद बंगाल के अस्पतालों में किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है, इसकी पोल बीरभूम में खुल गई। बीरभूम के एक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली नर्स के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है और ये छेड़खानी शेख अब्बासुद्दीन नाम के एक शख्स ने की है। आपको जानकारी दे दें कि आरोपी ने नर्स के प्राइवेट पार्ट को छुआ। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था। जब नर्स आरोपी के पास पहुंची तो उसने नर्स के साथ छेड़खानी की है। अब देखिए, आपको ये समझना होगा कि अस्पतालों में फिलहाल सुरक्षा का जो मुद्दा है वो लगातार गहराता जा रहा है। अस्पताल कितने सुरक्षित हैं, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। सिर्फ आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ तो आपको पुलिस की तैनाती नजर आएगी। यहाँ पर आपको पुलिस, कोलकाता पुलिस भी नजर आएगी, जैसा मैं इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, यहाँ आपको कोलकाता पुलिस भी नजर आएगी, यहाँ आपको CISF की जो तैनाती है वो भी आपको नजर आएगी। लेकिन ये सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं है, ये सिर्फ आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का मामला नहीं है। अब ये तो पश्चिम बंगाल के हर अस्पताल की कहानी हो गई है और इसीलिए डॉक्टर से कह रहे हैं कि जब तक उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक उन्हें ये नहीं विश्वास हो जाएगा कि वो अपने वर्क प्लेस में, अपने अस्पताल में सुरक्षित हैं, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। अब अस्पतालों में किस तरीके के सेफ्टी के इंतजाम हैं, अस्पताल कितने सुरक्षित हैं, ये तो आप बीरभूम से आ रही घटना को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप सोच भी नहीं सकते कि ये आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का प्रीमाइसेस, जो अब से 23 दिन पहले डॉक्टर्स के लिए सुरक्षित जगह माना जाता था, इतने डॉक्टर्स से हमने बात की, महिला डॉक्टर्स से हमने बात की, सबकी तरफ से जरूर कहा जाता है कि हमें कभी नहीं लगता था कि अस्पताल में हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन जैसे ही इस प्रीमाइसेस में घटना हुई, वैसे ही अस्पताल के जो सुरक्षा की पोल है वो अब खुल चुकी है और सवाल खड़े होने लगे हैं कि बेटियां पश्चिम बंगाल में सुरक्षित क्यों नहीं हैं। अमित मालवीय ने 4 घटनाओं का जिक्र अपने पोस्ट के जरिए किया है। बीरभूम की घटना को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है अमित मालवीय ने, आपको सुनवा देते हैं। एक्चुअली 8:30টার দিকে হচ্ছে নাইট শিফট আমি অন হয়েছে অনেকক্ষণ। তো 8:30টার দিকে একটা পেশেন্ট এসেছিল, শেখ আব্বাসুদ্দিন নাম। তো উনি ফিভার কমপ্লেন নিয়ে এসেছিলেন। তো ওনাকে একটা স্যালাইন এবং ইনজেকশন অর্ডার মানে ডক্টর লেখেন, তো আমি ওটা দিতেই গেছিলাম। পেশেন্ট ট্রলিতে ছিল, তো চ্যানেল করার জন্য গেছি। তো পেশেন্টের ডিরেক্টলি ওর বাড়ির লোক তো আছেই, কিন্তু ডিরেক্টলি পেশেন্ট এসে আমার পুরো ব্রেস্টটা একদম টাচ করলো এবং খুব বাজেভাবে। ঠিক আছে, ওটাই কমপ্লেন। এবার অবশ্যই আমি একজন মেয়ে, তো আমার তো এখানে সিকিউরিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেই যায়। আপনি কি এখানে কমপ্লেইন করেছেন? হ্যাঁ করেছি। পুলিশে কমপ্লেইন করেছেন? হ্যাঁ করেছি, রিটার্ন করেছি। কোথায় কমপ্লেইন করেছেন একটু বলুন। আমাদের ইলামবাজার পুলিশ স্টেশন কমপ্লেইন করেছেন। কি অভিযোগ করেছেন আপনি? অভিযোগ ওটাই যে পেশেন্ট আমার সাথে মিসবিহেভ করেছে, এটা যেন আর কারোর সাথে না হয়। একটা অন ডিউটি স্টাফের সাথে এরকম হচ্ছে, তো আমার না হয় এটা সব অন্য কারোর সাথেও হতে পারতো, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকতে পারতো না। তো ওই কারণে নিরাপত্তা অবশ্যই দরকার। আর ওই সময় তো কি আর বলবো, অবশ্যই দরকার। নাইট শিফটে ডিউটি করছি। আপনি আপনার উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন? সবাই জানেন, অলরেডি দিদি আছেন, স্যারও এসেছিলেন, আমার যে বিএমওইচ স্যার আছেন উনিও এসেছিলেন, সবাই আছেন। পুলিশও এসছে। तो देखिए, आपने सुना जो पीड़िता है वो किस तरीके से अपने दर्द को बयां कर रही है और अब एक और नर्स के साथ अगर छेड़खानी का मामला ऐसे अस्पतालों से सामने आएगा और ऐसे अस्पताल जब सुरक्षा के घेरे में आ जाएंगे तो ममता सरकार पर अटैक भी पड़ेंगे और ममता सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे कि आखिर बेटियों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा और पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में हो क्या रहा है जहां एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो देखिए, अमित मालवीय ने आज एक के बाद एक 4 घटनाओं का जिक्र किया है। एक घटना उन्होंने शेयर की जो बीरभूम से सामने आई, जहां एक नर्स के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो आरोपी शख्स है वो बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहां उसने नर्स के साथ छेड़खानी की थी। और मामले जो अमित मालवीय की तरफ से बताए गए हैं उसके बारे में भी आइए आपको जानकारी दे देते हैं। বুঝি কি ঘটনা ঘটেছে আপনার মেয়ের? আমার মেয়েকে দেখে আমাকে বললো, মামি বোনকে নিয়ে আসছি দোকানে আমি খাবার কিনতে, খাবার খাবে বলছে, তাই নিয়ে আসি। তারপর যখন বাড়ি আসি না খোঁজাখুঁজি করছি,
বাড়ি পাচ্ছি না। তখন দেখছি সে মাঠ পানে গিয়েছে কলা বাগানে, দেখছি পড়ে আছে আমার মেয়ে, আরো দৌড়ি পালিয়েছে। কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল? হ্যাঁ। তারপর কি করলেন? তারপরে মারবে বলে ও কাকিমা নিয়ে গেছে ওদের বাড়িতে। কি ভয় দেখিয়েছে? হ্যাঁ, ভয় দেখেছে। কি বলেছে? আর বলেছে কি যে আমার মেয়েকে তখন জ্ঞান ফিরে তখন বলেছে কি যে তুই যদি বাড়িতে বলিস, কাউকে যদি বলিস তাহলে মোবাইল আমি তুলে রেখেছি, তাহলে আমি ভাইরাল করে দেবো। আপনি কি চাচ্ছেন? আমি চাইছি যে আমার মেয়ে যেন হয়েছে এইভাবে আর 5টা মেয়ের সঙ্গে না হয়, আমি কেসটা আমি করতে চাই। और কি চাচ্ছেন আপনারা? আমি সাজা চাই। देखिए, 2 घटनाएं तो अस्पतालों से सामने आई हैं और 2 घटनाएं नाबालिग के साथ छेड़खानी, नाबालिग के साथ रेप की सामने आई हैं। एक नर्स के साथ छेड़खानी की गई है, एक क्लास 2 में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आ रहा है, जिसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। मेरे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। ओंकार, जब आरजीकर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस की तैनाती देखते हैं, यहाँ पर सीआईएसएफ की तैनाती देखते हैं, तो जरूर ये मन करता है कि विश्वास कर लें कि अस्पतालों में अब डॉक्टर बिटिया सुरक्षित रहेंगी। लेकिन आरजीकर से निकलिएगा तो बीरभूम में ऐसी घटना सामने आ जाएगी। लेकिन अस्पताल दर अस्पताल घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्या होगा इन घटनाओं का और कैसे सुरक्षित होंगी बेटियां? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। जी देखिए, सवाल तो लगातार उठते आ रहे हैं, क्योंकि कल रात को जो घटना घटी, यानी कि बीरभूम के इलाम बाजार में, जहां पर एक महिला नर्स के साथ छेड़छाड़ किया गया, तो तभी ये मामला फिर से एक बार उठता है कि आजकल का मामला जब चल रहा है, इसी के बीच बंगाल में लगातार ऐसे ही हालात बने हुए हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि कल रात को इलाम बाजार में एक नर्स के साथ छेड़छाड़ किया गया है, इसके बाद हावड़ा में एक ऐसे ही घटना घटी है। तो लगातार ऐसे घटना घट रही, तो कहीं ना कहीं तो सवाल जरूर पैदा होता है कि जो महिला नर्स है, जो महिला डॉक्टर है, जो महिला काम करने निकल रही है, तो उनका सुरक्षा एग्जैक्टली कौन देंगे? क्योंकि आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तो अभी सीआईएसएफ मौजूद है, सीआईएसएफ तैनात है, वो अपनी सुरक्षा दे रही है, जितने भी डॉक्टर हो, जितनी भी नर्सेस हो। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर जब हम लोग निकलेंगे, यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो जाए बंगाल के, उस जगह में जाकर ये नर्सेस को, ये डॉक्टर्स को, महिला डॉक्टर्स को कौन सुरक्षा देगा? यही सबसे बड़ी अभी सवाल उठता है। ये जब की बीरभूम का इलाम बाजार का मामला जब से सामने आया है, यानी कि कल रात 8:30 बजे का मामला है। हालांकि ये जो अब्बासुद्दीन नाम का जो व्यक्ति है, जिसके ऊपर आरोप है, उसको पुलिस ने अपने हिरासत में ले ली है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल ओंकार, ये सवाल हैं और ये सवाल लगातार जारी रहेंगे जब तक बेटियों के साथ ऐसे अपराध जारी रहेंगे। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आरजीकर मेडिकल अस्पताल में घटना हो जाती है तो पुलिस की ऐसी तैनाती हो जाती है, सीआईएसएफ तैनात कर दी जाती है, कोलकाता पुलिस तैनात कर दी जाती है, आरएएफ के जवान तैनात कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी घटना के इंतजार के बाद, क्या किसी घटना के होने के बाद ही पुलिस की मुस्तैदी अस्पतालों में बढ़ेगी? किसी भी सुरक्षा बल की तैनाती अस्पतालों में होगी? क्या ये पुलिस की तैनाती, क्या सुरक्षा बलों की तैनाती सभी अस्पतालों में नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं? अब देखिए, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी पीजी के साथ जो कुछ हुआ था, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। उससे पूरा देश अभी भी लगातार सन्न है और लगातार सवाल पूछ रहा है। और इस मसले पर बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर है, टीएमसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ममता सरकार बैकफुट पर आ गई है, ऐसा फिलहाल हालातों को देखकर नजर आ रहा है। बीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और बीजेपी धर्मतल्ला पर प्रोटेस्ट कर रही है। ये वो जगह है जो आंदोलनों के लिए जानी जाती रही है, जहां से ममता बनर्जी हुंकार भरती रही हैं, उसी जगह को बीजेपी ने प्रोटेस्ट के लिए चुना है। इसके साथ ही साथ आज वाम दल भी कोलकाता में प्रदर्शन करने वाले हैं। वाम दल के नेता डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे और इंसाफ की मांग करेंगे। वहीं टीएमसी भी सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में आज प्रदर्शन करने वाली है। टीएमसी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही है। तो देखिए, कोलकाता में क्या चल रहा है ये आप समझिए, होना क्या चाहिए ये भी आप समझिए। एक बेटी के साथ एक जघन्य अपराध हुआ, रेप के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। होना ये चाहिए था कि उसके आरोपियों
आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलती। लेकिन हो क्या रहा है, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने का मामला जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोलकाता पुलिस की कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं सीबीआई जो इतने दिनों से मामले की जांच कर रही है उसके हाथ क्या लगा ये बताने वाला भी कोई नहीं है, और बीजेपी इस मामले पर टीएमसी को घेरने की कोशिश कर रही है। तो कोलकाता की सड़कों पर जबरदस्त घमासान है और मुद्दा यहाँ पर बेटी का है, बेटी को इंसाफ दिलाने का है। तो दूसरी तरफ आज महाराष्ट्र में भी जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सियासी संग्राम छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर है। आपको जानकारी दे दें कि शिवाजी पर मोदी और शिंदे सरकार आमने सामने आ चुकी हैं। हालांकि शिंदे सरकार ने माफी मांगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर माफी मांगी, लेकिन ये माफी अभी विपक्ष को काफी नहीं लग रही है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। इस वक्त मुंबई में शिंदे सरकार के खिलाफ एनडीए ने हल्ला बोल दिया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। विरोध प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले भी मौजूद हैं। वहीं सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी गेटवे ऑफ इंडिया पर मुस्तैद है। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए गेटवे ऑफ इंडिया को पर्यटकों के लिए भी बंद कर दिया गया है। तो अब छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का मामला कितना बड़ा महाराष्ट्र में हो चुका है, आप समझिए कि सारे के सारे जो विपक्षी दल हैं या महाविकास अखाड़ी में जो शामिल विपक्षी दल हैं आज वो सड़कों पर आ गए हैं। और सिर्फ नेता और कार्यकर्ता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, ये तमाम लोग सड़कों पर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस घटना पर शिंदे सरकार माफी मांग चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मसले पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनावों से पहले ये सियासत होना लाजमी है। मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, दिखाइए जरा तस्वीरें और बताइए कि विपक्ष कह क्या रहा है, विपक्ष की शिकायत सरकार से क्या है इस मसले पर। देखिए, तस्वीरें मैं सीधे आपको गेटवे ऑफ इंडिया की दिखाता हूं, जहां पर बड़े पैमाने पर पूरी मुंबई से शिवाजी महाराज को चाहने वाले, साथ ही में महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। सभी के भीतर गुस्सा है। उनका कहना है कि भले ही प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली हो, भले ही मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली हो, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के तहत इस पुतले का निर्माण किया गया और महज 8 महीने के भीतर वो शिवाजी महाराज की प्रतिमा खंडित हो जाती है, जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री करते हैं, तो ऐसे में जो लापरवाही बरती गई है, ऐसे में जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही में उनका ये भी कहना है कि चूंकि उस समय चुनाव करीब था, इसीलिए जल्दबाजी में इस मूर्ति को स्थापित किया गया था और अब जिस तरह का गुस्सा पूरे महाराष्ट्र में, उसे एक तरह से एनकैश करने का प्रयास जो है वो भी हो रहा है। देखिए, आपको बताएं, मुंबई में काफी लंबे समय बाद हमने ऐसा कोई एक विरोध प्रदर्शन देखा है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के दल के तमाम बड़े न सिर्फ नेता बल्कि इतने बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता भी इकट्ठा आते हैं और वो यहाँ पर आंदोलन करते हैं। सामने देखिए किस तरह से यहाँ पर जूते मारो आंदोलन करने का प्रयास करने वाले कार्यकर्ताओं को जो है वो पुलिस हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। साथ ही में यहाँ पर उद्धव ठाकरे हो, नाना पटोले या फिर शरद पवार, सभी ने यहाँ पर जूते मारो आंदोलन किया और यहाँ पर देखिए किस तरह से स्कफल की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आज मुंबई में हर तरफ महाविकास आघाड़ी की तरफ से इसी तरह का विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी इस पूरे मुद्दे पर सियासत कर रही है और इस मुद्दे पर चूंकि खुद प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, तो ऐसे में अब इसके आगे इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि चुनाव करीब है, ऐसे में दोनों ही तरफ से अपने भले ही सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाए कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है, इससे कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं मौजूदा सरकार की आने वाले चुनावों में, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सरकार से लेकर खुद प्रधानमंत्री तक इस मसले पर माफी मांग चुके हैं। शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्षी नेताओं का शिंदे सरकार पर लगातार हमला जारी है। उद्धव गुट के जो सांसद हैं अरविंद सावंत, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सरकार जो महायुति की है ये लगातार महाराष्ट्र का अपमान करती है। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के अभिमान है, स्वाभिमान है, जिनका अपमान किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगकर कोई एहसान नहीं किया है। महाराष्ट्र को बार बार अवमानित कर रहे हैं। जब हमारा वहां जो राजकोट पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का खंडन हुआ तो हमारा हृदय भी छिन्न विछिन्न हुआ। महाराष्ट्र का हृदय छिन्न विछिन्न हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता है,
महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, महाराष्ट्र की आस्था है, उस आस्था को ठेस पहुंची। ठेस पहुंचने के बाद भी अगला सवाल न पूछना, इसके लिए पहले ही जवाब देता हूं। इन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी, दाम्भिकता है। आज माफी मांगते हो क्या? मणिपुर की माफी आज तक मांगी क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज को मान्यता है। एक तरफ महाराष्ट्र की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है, तो ऐसा ही हाल आज बिहार में भी होने जा रहा है, क्योंकि आज आरजेडी सड़कों पर उतरने जा रही है और आरजेडी का मुद्दा है आरक्षण का। जी हां, बिहार में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आरजेडी 65% आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज जगह जगह पर प्रदर्शन करने जा रही है, धरना देने जा रही है। बिहार के सभी 38 जिलों में आरजेडी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। जगह जगह पर आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि पटना में आरजेडी मुख्यालय के बाहर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर धरने में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। आपको याद होगा कि नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना के बाद बिहार में 65% आरक्षण लागू कर दिया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आरजेडी की मांग है कि बिहार सरकार केंद्र पर दबाव डालकर 35% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराए और इसीलिए बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। अब आप समझिए कि चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे मुद्दा हो यहाँ पर आरक्षण का, ये मुद्दा पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा इंडिया अलायंस की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जातीय गणना को एक मुद्दा बनाया था, चुनाव के बाद भी वो जातीय गणना की बात करते हैं और अब आरजेडी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। आरजेडी 2 मांगों को लेकर आज पूरे बिहार में धरना दे रही है। पहली मांग है 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और दूसरी पूरे देश में जातीय जनगणना करवाई जाए। ये मुद्दा विपक्ष को लग रहा है कि कामगार साबित हो रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के नतीजे रहे, उसके बाद विपक्ष का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई है और इसीलिए इस मुद्दे को लगातार हवा दी जा रही है। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, आप भी तस्वीरें दिखाइए। आज तो जगह जगह संग्राम की तस्वीरें ही देखने को मिल रही हैं। क्या मांग है आरजेडी की और कौन से बड़े बड़े नेता आज पटना की सड़कों पर हैं? देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए देखिए, 2 मांगे हैं। जातीय गणना देश स्तर पर होनी चाहिए और दूसरा कि जो आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया था जातीय गणना के आंकड़े आने के बाद, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ थे, 65% आरक्षण किया गया था। उस आरक्षण के बढ़े हुए फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग आरजेडी कर रही है। अब देखिए, बिहार में चूंकि विधानसभा चुनाव अगले साल है, तो ऐसे में जाति और आरक्षण ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो जातीय समूहों को आकर्षित करने, गोलबंदी करने, जातीय समूहों के बीच अपनी पैठ बनाने में काफी कारगर रहे हैं और ये लंबे समय से देखने को मिला है। मंडल कमीशन के बाद से इस तरह की राजनीति देखने को मिली है, तो जाहिर है एक बार फिर यही कोशिश है। चुनाव करीब है तो जाति और आरक्षण के मुद्दे पर जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ एनडीए भी जो है इसका जवाब दे रही है। अब जैसे जो आरक्षण बढ़ने का जो फैसला है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 65% जो आरक्षण किया गया इसे 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। तो ऐसे में जब तक ये मामला कोर्ट में लंबित है, एनडीए का ये कहना है कि तब तक ये संभव नहीं है कि उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, लेकिन विपक्ष इस मसले पर लगातार हमला बोल रहा है। दूसरी तरफ जो जातीय गणना की मांग की जा रही है, ये गणना की जो मांग है उसमें एनडीए का ये जवाब है कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुआ करती थी, नीतीश कुमार साथ थे, मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार ने ये प्रस्ताव रखा था राहुल गांधी के सामने। ठीक है नीतीश, देखिए अब आरक्षण का मुद्दा और जातीय जनगणना का मुद्दा तो हमें आने वाले कई लंबे समय तक सुनाई पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष इसे बड़ा हथियार बनाना चाह रहा है बीजेपी के खिलाफ और काफी हद तक विपक्ष इसमें कामयाब भी हो रहा है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए।